स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी से, जो कि चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी यह साइंस का एक ग्रुप है, यह एक वर्ग है जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के फादर जो हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी, और इन्होंने एक क्रांति ला दी थी जिसका आशय यह था कि जो माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण उनके संतानों में परिलक्षित होते हैं, अर्थात दिखते हैं। इसी पर उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। मटर जो कि आसानी से सुलभ हो जाता है और यह साल में 2 बार उग सकता है, तो इन्होंने इसके लिए मटर को चुना था। वो एक पादरी थे और वो चर्च में रहते थे, उसकी बागवानी थी जिसमें जगह था, वहाँ पर मटर के पौधे बोए जाते थे। तो उन्होंने उस मटर पर प्रयोग शुरू कर दिया था, और इन्होंने ये बताया था कि जो भी लक्षण होते हैं वो लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं। अगर एक ऐसा मटर है जिसका पुष्प जो होता है वो लाल है या नीला टाइप का है, तो वह उसी रूप में जाता है, जबकि जो सफ़ेद पुष्प वाले होते हैं उसकी प्रजातियां सफ़ेद होती हैं। अगर दोनों में क्रॉस होता है, दोनों में संयुग्मन कराया जाता है, तो वो एक नए लक्षण के रूप में परिलक्षित होता है। तो इसके आधार पर इन्होंने लक्षणों को 2 वर्गों में बांटा था। एक था प्रभावी लक्षण और एक था अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार जो है वो परिलक्षित होते रहते हैं, हर पीढ़ी में वो दिखते हैं। जबकि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं कि यह किसी पीढ़ी में लुप्त हो जाते हैं, या अगर प्रभावी लक्षण के साथ होते हैं तो ये दब जाते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में जाकर के किसी पीढ़ी में यह दिखते हैं। तो अप्रभावी लक्षण हमेशा कंटिन्यू नहीं परिलक्षित होते हैं, जबकि प्रभावी लक्षण हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे स्वतंत्र रूप में या संकर प्रजाति के मिक्स रूप में, ये हमेशा परिलक्षित होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है वंशागत। वंशागत क्या होता है? वंशागत यानी वंशों में चलना, चलते चले जाना। तो जो भी लक्षण माता पिता से उनके संतानों में लगातार चलता चला जाता है, तो इसको कहते हैं वंशागत। यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना वंशागत कहलाता है। अब इसके बाद आनुवंशिकी है, तो आनुवंशिकी के बारे में हम जान ही गए हैं कि आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत माता पिता के लक्षणों का उनके संतानों में चलते चले जाने का अध्ययन किया जाता है, या माता पिता के लक्षणों का उनके संतानों में चलते चले जाना आनुवंशिकता कहलाता है। और यह आनुवंशिकता विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद था मेंडल का प्रयोग। मेंडल आनुवंशिकी के जनक थे और इन्होंने अपने प्रयोगों को मटर के पौधों पर किया था। मटर के पौधे आसानी से सुलभ होते थे और इनका रिजल्ट भी जल्दी आता था, क्योंकि ये साल में 2 बार
हो जाते थे, तो इसीलिए इन्हें मटर के पौधों को चुना। और उसमें विभिन्न प्रकार के उन्होंने लक्षण, जैसे 7 लक्षण उन्होंने चुने थे। उन्हें मटर के टोटल 7 लक्षणों को चुना था। जैसे पौधा है तो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कैसी है, तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, लंबा होगा, बौना होगा। इसी तरह से जो होगा पुष्प जो होगा, तो पुष्प का रंग कैसा होगा, तो पुष्प का रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा, लाल होगा या सफेद होगा। इसी तरह से फली का आकार, फली का आकार छोटा या बड़ा होगा। इसके बाद है जो उसमें दाने होते हैं मटर, तो दाने का इसका रंग कैसा होगा, तो दाने का रंग या तो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है, जो झुर्रीदार अविकसित होता है। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिला जुला के 7 लक्षणों को चुना था, जिसमें मुख्य रूप से लंबाई और जो मटर के दाने हैं उसके रंगों को परिभाषित किया गया था, और इसी पर उन्होंने अपने प्रयोग को दिया था। अब यहाँ वर्ड एलील, एलील क्या है, एलील, एलील किसे कहते हैं? एलील का मतलब होता है कि जो किसी भी लक्षण को, जैसे रंग हो गया, जैसे मान लो अगर उसका मटर के दाने का रंग येलो है, ठीक है, तो जो येलो रंग है, इस येलो रंग को दर्शाने वाला जो यह एक वर्ड है, जो फैक्टर है, इसी को एलील कहा जाता है। जैसे यह वाई क्या है, वाई एलील कहलाता है, क्योंकि यह मटर के रंग को, दाने के रंग को दर्शाता है। इसी तरह से अगर गोल है, राउंड है, तो यह राउंड भी क्या हो गया, राउंड में आर जो है यह एलील हो गया। अर्थात जो जीन्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके लक्षणों को जो परिभाषित करता है, जो बताता है, इंगित करता है, उसी को एलील कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है समयुग्मी और विषमयुग्मी। एक चीज हमको ध्यान देना है कि अधिकतर गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, इस तरह से जोड़े के रूप में होते हैं, इसीलिए हम इसको जोड़े में दर्शाते हैं। तो यहाँ बात आती है समयुग्मी की। अब समयुग्मी क्या है? समयुग्म का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युग्म में, जोड़े में, ये जो दोनों जोड़े हैं, इसमें वाई वाई या आर आर या टी टी, ठीक है, स्मॉल टी, ये सब क्या है? ये सब जो है समान है, इसका जोड़ा दोनों समान है, इस जोड़े में दोनों समान है, तो समान समान होने को समयुग्मी कहते हैं। अर्थात यह होगा कि जब जोड़े के एलील समान होते हैं, तब उन्हें समयुग्मी कहते हैं। इसी तरह से जैसे इसका होगा टी टी आर आर स्मॉल टी टी, यह जो स्मॉल वर्ड से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि यह अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो जो कैपिटल से होगा वह प्रभावी लक्षण होगा, जो स्मॉल से होगा तो अप्रभावी लक्षण होगा। इसके बाद होगा विषमयुग्मी। विषमयुग्मी होमोजाइगस है और यह हेटेरोजाइगस। तो इसमें होगा जब जोड़े के लक्षण असमान होते हैं, तो इसे विषमयुग्मी कहते हैं। अब जोड़े के लक्षण असमान, जैसे ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और एक अप्रभावी समान। तो अब इस जोड़े में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों समान और असमान है,
इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब जोड़े के एलील जो होते हैं वह विषम होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वह विषम युग्मी कहलाते हैं। तो यह हो गया समयुग्मी और विषम युग्मी। अब यहाँ पर बात आती है एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब जो लक्षण होते हैं वह एक ही लक्षण अगली पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं, तो इसको एक संकर क्रॉस कहा जाता है। या जब एक ही लक्षणों का क्रॉस करा करके नई पीढ़ी के पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जबकि जब दो लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब एक संकर क्रॉस में जैसे आप समझिए कि केवल हम या तो जैसे लंबाई को लेंगे या तो केवल हम उसके बीज के आकार को लेंगे, जैसे गोल होगा या सिकुड़ा हुआ होगा, झुर्रीदार होगा। ठीक है, तो या जैसे रंग है, जैसे उसका रंग मटर के दाने का रंग पीला होता है, तो या तो हम सिर्फ उसी को लेंगे। मतलब जब एक ही लक्षण का जो क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, यानी यह प्रभावी लक्षण हो गया और इसी का अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी, यह अप्रभावी होगा। तो जब इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं, यानी केवल लंबाई को लिया गया है, एक ज्यादा लंबा पौधा और एक छोटा पौधा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यह संकर प्रजाति का होगा, यह हाइब्रिड प्रजाति का होगा, दोनों का मिक्स होगा। तो इसको हम कहते हैं एक संकर प्रजाति। यानी जब केवल एक ही लक्षणों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो यह संकर पौधा बनता है और यह एक संकर क्रॉस कहलाता है। लेकिन जब दो लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराते हैं द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। जैसे आप लेंगे कि जो मटर का जो रंग होता है दाने का होता है पीला, ठीक है, और उसमें दूसरा जो लक्षण है वो गोल है। मतलब जो गोल मटर होगा वह क्या होगा? पीला टाइप का होता है। तो हमारा एक लक्षण ये हो गया और इसका जो दूसरा लक्षण होगा वो क्या होगा? वह है इसका अप्रभावी जो लक्षण होगा स्मॉल वाई, यह हो गया हरा और यह हो गया झुर्रीदार। ठीक है, तो अब हम जब इसका क्रॉस कराएंगे तो यह क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यह संकर प्रजाति, यानी इसमें दो लक्षण है। एक क्या है? एक तो पीला रंग है और उसका दाना गोल है, इसी तरह से हरा रंग है और जो उसका दाना जो झुर्रीदार चिपटा हुआ है। मतलब आपने देखा होगा कि जो मटर विकसित नहीं हो पाते हैं, सही से दाने नहीं बनते हैं, थोड़ा हरा टाइप का हो जाता है और वो क्या होता है? झुर्रीदार हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से जब दो लक्षणों का क्रॉस होता है तो जो द्विसंकर क्रॉस कहलाते हैं। जब एक लक्षणों का क्रॉस होता है तो वो एक संकर का क्रॉस कहलाते हैं। अब हम आएंगे मेंडल के नियम पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए कुल 3 नियम दिए थे, जिसमें जो सबसे जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक प्रभावी लक्षण, जैसे लंबाई को लें तो कैपिटल टी, और
इसका जो क्रॉस होता है वो अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी के साथ करते हैं। यानी प्रभाविता नियम का मतलब यह है कि जब एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण का जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ज्यादा प्रकट होता है और जो पौधे होते हैं वो संकर प्रजाति के बनते हैं। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं और यह F1 जनरेशन है, यानी फिनोटाइप 1। ये पहली पीढ़ी में जो होगा सभी प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। अब कितने होंगे अगर हम इसको देखते हैं तो अगर हम इसको क्रॉस करा के देखते हैं तो इसमें होगा ये जो कैपिटल टी है इसको स्मॉल टी से करेंगे, इसके बाद फिर इसी कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, स्मॉल टी हो गया। अब इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ और इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि यह और ये चारों क्या हैं? ये चारों लंबे पौधे हुए, लेकिन यह संकर प्रजाति के हैं। अब हम इसमें जो भी कैपिटल वर्ड होगा वह प्रभावी होगा, जो स्मॉल होगा वह अप्रभावी होगा। तो कैपिटल और स्मॉल अगर एक साथ हैं तो कैपिटल वाला स्मॉल पर हावी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यह प्रभावी लक्षण कहेंगे। यानी कैपिटल टी प्रभावी है तो लंबा को दर्शाता है, यानी ये जो सभी पौधे हैं ये क्या हैं? सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब में स्मॉल टी भी है, यानी ये संकर प्रजाति के पौधे हैं। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम दो तरह से इसको परिलक्षित करते हैं। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप में हम क्या देखेंगे कि यह बाहर से क्या दिख रहा है, तो हमको ये सब लंबा दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 ये सारे लंबे हैं, तो इसको कहेंगे 100% लंबे पौधे, ठीक है। अब यहां इसका आता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या होगा? तो जीनोटाइप में अब हम इसके जीन में देखेंगे तो जीन में देखने पर हमको क्या लगता है कि यह जो है इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, यानी यह शुद्ध रूप से लंबा नहीं है, यह संकर प्रजाति का लंबा है, अर्थात इसमें अप्रभावी भी है और प्रभावी भी है। तो जीनोटाइप में क्या होगा? सभी संकर प्रजाति के लंबे पौधे या संकर लंबे पौधे, सभी संकर लंबे पौधे हैं। और फिनोटाइप में ये 100% लंबे पौधे हैं। तो यह जो है ये हमारा क्या है? यह प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम मतलब जब एक प्रभावी लक्षण का अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं, बौना पौधा, और यह है लंबा। जब एक लंबा पौधा बौना पौधा से क्रॉस करता है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होते हैं, पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होते हैं। अगर इसका फिनोटाइप देखते हैं तो ये सभी 100% सभी लंबे हैं, लेकिन जीनोटाइप में ये संकर प्रजाति के लंबे हैं, क्योंकि इसमें मिक्स है, हाइब्रिड है, तो इसी को संकर प्रजाति के लंबे पौधे कहते हैं। अब हम आएंगे जो दूसरा नियम है वह है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा कि यहां ये कह रहा है
कि जो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में फिनोटाइप 1 यानी पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए थे, ये लक्षण जो होते हैं जब आपस में सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी इन लक्षणों को जब पुनः स्वपरागण करा दिया जाता है उन्हीं पौधों में, यानी इसी संकर में कैपिटल टी स्मॉल टी में आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है इनका अनुपात जो होता है वह 3:1 का होता है। लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात होता है वो 3:1 का होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कैपिटल टी इसका था स्मॉल टी से इसमें, तो जो हमारा F1 जनरेशन हो था वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यह क्या कह रहा है कि जब हम इसी के दो पौधों को आपस में क्रॉस कराते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी में जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो दूसरी पीढ़ी है उस पीढ़ी में क्या होगा, तो हमको यहाँ देखना है। पहले इसका इन दोनों के साथ लेते हैं, पहले होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर अब बचा ये वाला, तो इसका फिर इसके साथ करेंगे, यानी होगा कैपिटल टी, ये होगा कैपिटल टी होगा, ये होगा कैपिटल टी और फिर ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये बचा, इसका इन दोनों के साथ करेंगे, तो पहले ये स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये होगा स्मॉल टी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 ये 3 लंबे पौधे हैं और एक क्या है, ये बौना पौधा है, तो यह इसका फिनोटाइप होगा, यह F2 पीढ़ी होगी। अब अगर हम इसका फिनोटाइप निकालें, फिनोटाइप में हम क्या करेंगे, इसको बाहर से देखेंगे कि बाहर से देखने पे कैसा लग रहा है, तो 1 लंबा 2 लंबा और 3 लंबा, तो लंबा कितना हुआ, लंबा संबंधे बौना, ठीक है। तो लंबा 3 है और बौना क्या है 1, तो यह जो है इसका 3:1 का अनुपात होता है लंबे और बौने में। हम इसका जीनोटाइप, अब इसके जीन्स में जाके देखेंगे, तो जीनोटाइप में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर यह कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी और कोई नहीं है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटल टी को अलग लिखेंगे, कैपिटल टी को अलग लिखेंगे, फिर जो स्मॉल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी इसको हम 2 बार लिखेंगे, यानी 2 बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, और 1 बार क्या है स्मॉल टी। अब देखिए यह क्या है, शुद्ध लंबा संबंधे क्या होगा, यह संकर लंबा है, मिक्स लंबा है, कैपिटल और स्मॉल दोनों है, तो यह कहेंगे क्या, 2 पौधे क्या हुए, 2 संकर लंबे संबंधे 1 शुद्ध बौना पौधा, तो यानी हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:2:1, यानी शुद्ध लंबा 1, संकर लंबा 2 और शुद्ध बौना 1, तो इसका जो कुल होगा 1:2:1, यानी जो फिनोटाइप होगा वो 3:1 होगा और जो जीनोटाइप होगा वो होगा 1:2:1। तो यह जो है, यह है मेंडल का दूसरा नियम, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार कि जब पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर लक्षणों का या जो F1 पीढ़ी में लक्षण जो प्राप्त होते हैं उन लक्षणों का जब आपस में ही सेल्फ क्रॉस होता है, आपस में ही स्व परागण होता है, तो अगली पीढ़ी में जो इनका फिनोटाइप का अनुपात होता है वो 3:1 का होता है, यानी लंबाई और बौने का अनुपात 3:1 का होता है। लेकिन जब जीनोटाइप होगा तो जीनोटाइप में शुद्ध लंबा 1 ही पौधा आएगा, संकर लंबा जो होता है वो 2 पौधा आएगा और जो शुद्ध बौना पौधा है वो 1 आएगा। अर्थात इसका जो है 25:50 और 25 इसका अनुपात होगा। शुद्ध लंबा जो होगा 25% और संकर लंबा 50% और जो शुद्ध बौना होगा वो 25%।
यानी प्रभावी लक्षण सिर्फ 25% और अप्रभावी लक्षण भी 25% ही आएगा, जबकि जो हाइब्रिड लक्षण है वह 50% आएगा। तो इस तरह से यह मेंडल का सेकेंड नियम भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड आएंगे, मेंडल का थर्ड नियम। मेंडल के थर्ड नियम में यह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी फ्री डोमिनेंस। फ्री डोमिनेंस में क्या होता है, तीसरा होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे द्विसंकर क्रॉस भी हम कह सकते हैं। इसे हम द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो लक्षणों का क्रॉस